आज का टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, लेकिन हम लोग इसमें लीनियर मोड ऑफ रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के जो 2 मोड थे, थीटा एंड सिग्मा, वो डिस्कस कर लिए। अब है लीनियर मोड ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट क्रोमोसोम है उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज अ सर्कुलर मॉलिक्यूल विद अ लेस एक्सटेंसिव कॉइलिंग स्ट्रक्चर देन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। के जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं, एक तो मतलब इतनी ज़्यादा ना इनमें हम लोग कह सकते हैं कि सुपर कॉइलिंग नहीं हुई होती, सिंपली होते हैं, सर्कुलर होते हैं। और जो हमारे पास यूकैरियोट्स के होते हैं इज लीनियर एंड हाईली कॉइल्ड अराउंड प्रोटीन्स। इनमें ना प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, आगे उनमें भी वैरायटी आती है H1, H2, H3, H4। तो इस वजह से जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देन हमारे पास है कि हाउ डज रेप्लिकेशन मशीनरी नो वेयर टू स्टार्ट। ऑलरेडी हम लोग थीटा और सिग्मा में देख चुके हैं कि डिफरेंट पॉइंट होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन में स्टार्ट होना होता है। तो लीनियर मोड में भी क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 245 बेस पेयर्स लॉन्ग एंड इज रिच इन 80 सीक्वेंस। मतलब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा एक ख़ास सीक्वेंस होगी, कितनी बेसिस की 245, वो भी मतलब जो सीक्वेंस रिपीट हो रही होगी बार बार, वो 80 एडेनिन थायमीन की सीक्वेंस होगी जो ऑलमोस्ट 245 टाइम रिपीट हो रही होगी। जब ये ख़ास सीक्वेंस होगी तो जो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होंगे उनको पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये रेप्लिकेशन का ओरिजिन है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। रिकग्नाइज बाय सर्टेन प्रोटीन दैट बाइंड टू दिस साइट। अब जब जो डिफरेंट प्रोटीन्स या एंजाइम क्या है वो जो रीजन के साथ बाइंड हो गए, अब क्या होगा, अनवाइंडिंग होगी। जो अनवाइंडिंग होगी मतलब जो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, उसको सिंगल स्ट्रैंड मतलब कट ऑफ करने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं कि अनजिप करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो अनवाइंडिंग का है। जो अनवाइंडिंग करवाते हैं वो एंजाइम हेलिकेज है। एंजाइम कॉल्ड हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजीनियस बेस पेयर्स। जैसे जाहिर बात है कि अनवाइंडिंग होगी ना तो रेप्लिकेशन फॉर्म बन जाएगी। जैसे वाई हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है ऐसे, तो मतलब ये हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड था ना, और अगर यहाँ से अनवाइंडिंग हो गई है तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरह एज द डीएनए ओपन्स अप वाई शेप स्ट्रक्चर का रेप्लिकेशन फोर्क आर फॉर्म्ड। 2 रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म एट द ओरिजिन। जाहिर बात है कि इधर से होगी और एक वहाँ से होगी, एंड दीज गेट एक्सटेंडेड बाय डायरेक्शनली एज रेप्लिकेशन प्रोसीड्स। जैसे ये जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया रेप्लिकेशन फोर्क, एक ये है और एक ये है। अच्छा, इसके बाद अनवाइंडिंग हो गई है। अब बहुत सारी ना सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं कि जैसे जो डीएनए का मतलब स्ट्रैंड खुल गया है ना, ओपन अप हो गया है कि इसकी दोबारा ना आपस में ना बॉन्डिंग ना हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं coat the single strand of DNA near the replication fork to prevent the single stranded DNA from winding back into a double helix। कि जैसे यहाँ रेप्लिकेशन फोर्क बनी गया ना, सिंगल स्ट्रैंड बन गए हैं, तो जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स होंगे वो आके ना बाइंड हो जाएंगे साथ साथ, ताकि डीएनए दोबारा मतलब हेलिक्स की फॉर्म में ना आ जाए। और हमारे पास क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे, जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ना, also known as the DNA polymerase III, which add nucleotides one by one to the growing DNA chain। एक्चुअली जो हमारे पास DNA polymerase 3 होता है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करवा रहा होता है। Addition of nucleotides is energy taking process when the bond between the phosphate is broken, the energy is released। क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे पास उनके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो जो एक फॉस्फेट ग्रुप उनको होगा ना वो टूटेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इस तरह ना मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जो कमिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होंगे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स एंड द एग्जिस्टिंग चेन।
देन हमारे पास 3 टाइप्स के जो पॉलीमरेजेस हैं जो यूज़ हो रहे हैं रेप्लिकेशन में। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज़ द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस, दैट मीन्स एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 इज़ यूज्ड लेटर इन द प्रोसेस। ये जो गैप वगैरह होंगे ना उनको फिल करेगा। फिर हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज 2 इज़ यूज प्राइमरली रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरिंग। ये इसका भी बहुत सारा आगे काम है। अच्छा, फिर है कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कर है, लेकिन जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है ये सिर्फ जो इसे 3 हाइड्रोक्सिल जो एंड होता है उसी के अकॉर्डिंग ना एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कर रहा होता है। लेकिन अब इसे वो एक समझो प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए ना कि जहाँ इस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। डीएनए पॉलीमरेज इज एबल टू ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए पॉलीमरेज का सिर्फ काम ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, ये स्टार्ट नहीं करवाता रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। डीएनए पॉलीमरेज इज एबल टू ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन द 5' to 3' डायरेक्शन। आर न्यू स्ट्रैंड can be only extended in this direction. It requires a free 3 hydroxyl group located on the sugar to which it can add the next nucleotide by forming a phosphodiester bond between the 3' hydroxyl and the 5' phosphate of the next nucleotide. This essentially means that it cannot add nucleotide if a free 3' hydroxyl group is not available. तो इसके लिए फिर क्या होता है कि एक हमारे पास एंजाइम होता है आरएनए प्राइमेज, वो एक प्राइमर बनाता है और वो जो प्राइमर होता है ना वो 3' हाइड्रोक्सिल एंड प्रोवाइड करा होता है ताकि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो आकर वर्क करे और देन फिर जो रेप्लिकेशन का ट्रू प्रोसेस है उसे स्टार्ट अप करे। तो द प्रॉब्लम इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ प्राइमर दैट प्रोवाइड्स अ free 3' hydroxyl and another enzyme that's RNA primase synthesizes an RNA primer that is about 5 to 10 nucleotides long and complementary to the DNA. जो डीएनए स्ट्रैंड होगी उसकी कम्प्लीमेंट्री प्राइमर बनेगा और वही जो प्राइमर होगा वो 3' हाइड्रोक्सिल एंड प्रोवाइड करा होगा। आरएनए प्राइमेज डज नॉट रिक्वायर a free 3 hydroxyl group because this sequence primes the DNA synthesis. It is appropriately called the primer. DNA polymerase can now extend this RNA primer adding nucleotides one by one that are complementary to the template strand. क्योंकि already अब प्राइमर ने उसके लिए प्लेटफॉर्म सेट करके रख दिया है और अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो आकर अपना काम स्टार्ट कर देगा। जैसे समझें कि स्टेज ऑलरेडी तैयार हुआ पड़ा है ना और उसके बाद अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसने आके परफॉर्म करना है। देन जो हमारे पास रेप्लिकेशन फोर्क बनी थी, द रेप्लिकेशन फोर्क मूव्स एट द रेट ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली एक्सटेंड इन द 5' to 3' direction, which poses a slight problem at the replication fork. The DNA double helix is anti-parallel होते हैं, that is one strand is in the 5 to 3 direction and the other is oriented in the 3 to 5' direction. One strand which is complementary to the 3' to 5' parental DNA strand is synthesized continuously towards the replication fork because the polymerase can add nucleotide in this direction. और इसमें जो बनेगी ना जो स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रही होगी, मतलब जो एडिशन हो रही होगी टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, तो इस तरह जो स्ट्रैंड बनेगी वो लीडिंग स्ट्रैंड होगी क्योंकि वो एक ही तरतीब में बनेगी, कॉन्टिन्यूसली बनेगी। देन है कि द अदर स्ट्रैंड कम्प्लीमेंटेड टू 5' to 3' parental DNA is extended away from the replication fork in small। अच्छा, अब जो दूसरी स्ट्रैंड होगी ना, एक तो होगी क्योंकि डीएनए हमारे पास क्या होता है एंटी पैरेलल होता है, एक जो होगी स्ट्रैंड वो 3 to 5 होगी और एक होगी 5 to 3 होगी। तो जो टुवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी ना वो हमारे पास होगी लीडिंग स्ट्रैंड और वो कॉन्टिन्यूसली बन रही होगी। अब जो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क है कि रेप्लिकेशन फोर्क के अवे तो वो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा, मतलब जैसे वो जो डीएनए है वो अनजिप होता जाएगा, फ्रैगमेंट्स मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट अनजिप होता है ना, तो इस लिहाज से फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में ना रेप्लिकेशन होगी और ये जो फ्रैगमेंट्स होंगे ना इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और जैसे मतलब अगर थोड़ी सी स्ट्रैंड खुली है उसको फिर प्राइमर चाहिए फिर वो कंप्लीट हो गई है, फिर थोड़ी मतलब जो डीएनए होगा तो मज़ीद अनवाइंड होगा,
फिर अगेन उसे प्राइमर चाहिए होगा। इस तरह ये फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा। Okazaki fragments are named after the Japanese scientists who first discovered them. The strand with the Okazaki fragments is known as a lagging strand because it is formed in the form of parts. The leading strand can be extended by one primer alone. क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन ऐसे थी कि जैसे DNA अनवाइंड होता गया है ना, तो सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती गई है। और ये जो लैगिंग थी ना, ये थोड़ी सी ओपन होती थी, उसके बाद फिर उतनी सी मतलब रेप्लिकेशन होती थी, फिर न्यू प्राइमर चाहिए होता था। इस वजह से ये हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड होगी। फिर है द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड विल बी 3 to 5 प्राइम एंड दैट ऑफ द लीडिंग जो है वो हमारे पास 5 to 3 प्राइम है। अच्छा, आ प्रोटीन कॉल्ड द स्लाइडिंग क्लैम्प होल्ड द डीएनए पॉलीमरेज इन प्लेस एज इट कंटिन्यूज टू द ऐड न्यूक्लियोटाइड। जैसे अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है, मतलब डीएनए के साथ मतलब लगा हुआ है ना, तो इसको भी होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए कि ये स्लाइड ना हो जाए। स्लाइडिंग क्लैम्प होती हैं जो इसे इसकी पोजीशन पे रखती हैं। द स्लाइडिंग क्लैम्प इज अ रिंग शेप्ड प्रोटीन दैट बाइंड टू द डीएनए एंड होल्ड द पॉलीमरेज इन प्लेस। फिर एक और एंजाइम्स थे जो जब हेलिकेज से भी पहले आते थे, टोपियोआइसोमरेजेस। प्रिवेंट द ओवर बाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क से पहले क्या होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा ना, और उससे पहले उसकी कॉइलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो टोपियोआइसोमरेज वो जो कॉइलिंग है ना उसको कम कर देगा, और बाद में जो हेलिकेज होता है वो दरमियान में से मतलब अनजिप कर देगा। It does so by causing temporary nicks in the DNA helix and then resealing it. As the census proceeds, the RNA primer replaced, जैसे मतलब DNA न्यू जो रेप्लिकेशन होती जा रही, डीएनए बनता जा रहा है, जो आरएनए प्राइमर से ना वो जो आरएनए की सीक्वेंस थी उसको अब जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या करे, उसको रिप्लेस करे डीएनए से, विच ब्रेक डाउन द आरएनए एंड फिल द गैप विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ से हटाएगा और फिल कर देगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से। द nicks that remain between the newly synthesized DNA that replace the primer and the previously synthesized DNA are sealed by the DNA ligase. अब मतलब वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स थे, उनको इकट्ठा कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। catalyze the formation of phosphodiester linking between the 3' end of the nucleotide and the 5' phosphate end of the other fragment. Once the chromosome has been completely replicated, the 2 DNA copies move into 2 different cells during cell division. ये एक समरी है, इसे देख लेते हैं कि replication fork is formed when the helicase separate the DNA strand at the origin of replication. कि सबसे पहले replication fork बनेगी जब जो DNA strand जो DNA helicase होगा वो strand को unwind करेगा. Then the DNA tend to become more highly coiled ahead of the replication fork. जो replication fork के आगे होगा ना तो जाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा उसकी coiling हुई होगी. फिर जो टोपियोआइसोमरेजेस हैं ब्रेक एंड रिफॉर्म द डीएनए फॉस्फेट बैकबोन अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क. मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉइलिंग थी ना उनको टोपियोआइसोमरेजेस कंट्रोल कर रहे होते, देयर बाय रिवीलिंग द प्रेशर दैट रिजल्ट फ्रॉम द सुपर कॉइलिंग. सिंगल स्ट्रैंड अब जब हेलिकेज ने ना स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया है तो अब चांसेस हैं कि वो जो डीएनए है उनके दरमियान अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन होती हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टू प्रिवेंट द हेलिक्स फ्रॉम रिफॉर्मिंग. फिर इस तरह आप जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे वो अगेन बाइंड नहीं होंगे. फिर हमें चाहिए था प्राइमर, उसके लिए प्राइमेज एंजाइम जो सिंथेसाइज करते हैं आरएनए प्राइमर. Then DNA polymerase III use this primer to synthesize the daughter DNA strand. On the leading strand, DNA is synthesized continuously, whereas on the lagging strand, the DNA is synthesized in short stretches called Okazaki fragment. DNA polymerase 1 replaces the RNA primer with DNA. DNA ligase seals कर देगा gap को between the Okazaki fragment, joining the fragment to a single DNA molecule. And this is a diagram that showing replication. टोपियोआइसोमरेजेस मतलब पहले बहुत ज़्यादा जैसे कॉइलिंग थी डीएनए की, बहुत ज़्यादा डीएनए की कॉइलिंग थी, उसको टोपियोआइसोमरेज मतलब ऐसे ज़रा ना खुला कर रहा है डीएनए को एक सिंपल फॉर्म में. फिर जो हेलिकेज होगा वो इसको जो डीएनए स्ट्रैंड है ना इसको खोल देगा बिल्कुल, और
और फिर जो सिंगल स्ट्रैंड जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होगी वो डीएनए के साथ आकर लग जाएंगी, ताकि इसकी दोबारा ना बाइंडिंग ना हो जाए, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए। और ये हमारे पास जो है ना वो लीडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि अब रेप्लिकेशन खुलती जा रही है ना, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। और जो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है, तो यहाँ जैसे जैसे खुलेगी इसे हर उस पॉइंट पे एक न्यू आरएनए प्राइमर चाहिए होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी खुलेगी वहाँ उतनी रेप्लिकेशन हो जाएगी, फिर अगेन थोड़ी सी खुलेगी, फिर न्यू प्राइमर चाहिए होगा, फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। और ये स्लाइडिंग क्लैंप हैं जो होल्ड करके रखेंगे पॉलीमरेज को, ताकि वो स्लाइड ना हो जाए। और लाइगेज एंजाइम होगा जो फ्रैगमेंट्स बनते जा रहे हैं उनको आपस में सील करता जाएगा।